अखाड़ा में आपका स्वागत है। इस महायुद्ध में क्या एक विराम लगने के आसार दिख रहे हैं? शुरुआत इसी से करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि रूस के बढ़ते दबाव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नरम रुख अपना लिया है। खबर यह है कि वो रूस के डिमांड के आगे झुकते हुए दिख रहे हैं। एक अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो डोनेट्स्क, लुहांस्क प्रांत पर चर्चा करने के लिए तैयार है और वो नेटो की सदस्यता से किनारा करने के लिए भी तैयार है। ये पहली बार है कि पिछले 14 दिनों में ज़ेलेंस्की ने एक नरम रुख अपनाया है। उस वक्त जब रूस की फौज पूरी तरह से कीव को घेर चुकी है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। कीव को चारों तरफ से घेर चुकी है। जबरदस्त गोलाबारी और बमबारी कर रही है। यूक्रेन की सेना भले ही जितना लड़ ले, लेकिन रूस की ताकत का सामना करने का मादा नहीं रखती। और नेटो देश अब तक बहुत सारे सैंक्शन तो लगा रहे हैं, लेकिन सीधा युद्ध में घुसने की और यूक्रेन की मदद डायरेक्टली करने से कतरा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर है। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो लुहांस्क और डोनेट्स्क पर बात करने को तैयार है, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और नेटो की सदस्यता से किनारा करने के लिए भी तैयार हैं। आपको गौरतलब है कि ये दो मेजर डिमांड थी व्लादिमीर पुतिन की। आज से 14 दिन पहले यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले भी पुतिन ने एक ही बात कही कि मैं चाहता हूं कि यूक्रेन अपने संविधान में संशोधन करे और ये वादा कर दे कि वो कभी भी नेटो से नहीं जुड़ेगा, हमेशा एक न्यूट्रल देश बना रहेगा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा। ज़ेलेंस्की ने मना किया। उन्होंने ये भी कहा कि डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग प्रांत की तरह रिकॉग्नाइज कर ले और उसे अलग राष्ट्र घोषित कर दे। ज़ेलेंस्की ने कहा वो भी नहीं करेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूं कि पिछले 14 दिनों में रूस कितना यूक्रेन के अंदर घुस चुका है। आइए जरा इस मैप को देखते हैं। आज से 14 दिन पहले रूस की सेना धीरे धीरे बेलारूस के जरिए, सुमी रूसी बॉर्डर के जरिए और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मारियोपोल और लुहांस्क, डोनेट्स्क के जरिए अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब पिछले 14 दिनों में यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने बम वर्षा कर और धीरे धीरे हमला कर कब्जा जमा लिया है। कई शहर राख और धुएं में बदल चुके हैं। आग की लपटें देखी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने अपने 2 लाख सैनिकों को जो वहां जमाया था यूक्रेन के बॉर्डर पर, उनको पूरी तरह से यूक्रेन में उतार दिया है। अमेरिका समेत पूरे यूरोप ने रूस पर बैन लगा दिया है। रूस पर अब तक 5000 से भी ज्यादा बैन लग चुके हैं। पर क्या व्लादिमीर पुतिन को इससे फर्क पड़ेगा या जो बैन लगा रहे हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इन प्रतिबंधों से बेपरवाह पुतिन यूक्रेन पर युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं जब तक उनकी मांगे मान ली नहीं जाती। ऐसे में इस बैन का असर रूस पर कितना पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। प्रतिबंध से पुतिन का प्रहार रुकेगा? दुनिया के प्रतिबंध से रूस पर कितना असर? अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर प्रतिबंध की लंबी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर इकोनॉमी वॉर छेड़ दिया है। अमेरिका ने रूस से गैस और तेल आयात पर बैन लगाया। ब्रिटेन ने भी रूस से तेल और गैस आयात पर बैन लगाया। अमेरिका और उसके सहयोगियों को लगता है कि उनके प्रतिबंध से रूस की आर्थिक हालत कमजोर होगी, जिससे पुतिन पर गद्दी छोड़ने का दबाव बढ़ेगा। रूस में बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे धीरे धीरे रूस कमजोर हो जाएगा। We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. It has caused Russian economy to frankly crater. The Russian ruble is now down to 50%, by 50% since Putin's announced his war. 1 ruble is now worth less than 1 American penny.
अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के रूस पर बैन से क्या असर होगा, उसे समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। रूस दुनिया को 7.2 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। बैन के बाद 4.8 मिलियन बैरल तेल का एक्सपोर्ट रुक जाएगा। जिन देशों ने बैन नहीं लगाया है, उन देशों को रूस 2.3 मिलियन बैरल तेल निर्यात करता रहेगा। रूस पर बैन से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों की हालत भी खराब होने वाली है। बाइडेन के ऐलान के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप में गैस और तेल की कीमत बढ़ेगी, जिससे वहां महंगाई बढ़ेगी और सरकारों को इसका विरोध भी झेलना होगा। लेकिन सवाल ये कि अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस कैसे निपटेगा। भारत और चीन ने रूस के तेल पर बैन नहीं लगाया है। चीन हर दिन रूस से 3.4 मिलियन बैरल तेल आयात करता है, जबकि भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 3% तेल रूस से आयात करता है। भारत चीन को रूस 25 से 27% कम दाम पर तेल का ऑफर दे सकता है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वो रूस से रुपए और रूबल में व्यापार कर सकता है। इससे पहले भी जब रूस पर प्रतिबंध लगे थे, भारत ने रूस से रुपए और रूबल में व्यापार किया था। इधर अमेरिका समेत पश्चिमी देश कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं। ऐसी खबर है कि अमेरिका ईरान और वेनेजुएला से प्रतिबंध हटा सकता है। इसके लिए ईरान से पहले अमेरिका को न्यूक्लियर डील करनी होगी। इसके बाद इन देशों से तेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहना होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर जो रूस पर बैन लगाने से दुनिया भर में 7% तेल की कमी होगी, वो पूरी हो सकती है। अमेरिका सऊदी अरब को 2.5 मिलियन बैरल तेल बढ़ाने को कह सकता है, जबकि ईरान 1.3 मिलियन बैरल, वेनेजुएला 6 लाख बैरल और अमेरिका को 7 लाख से ज्यादा बैरल तेल का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। रूस पर बैन का मतलब साफ है, दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा, जिससे आम लोगों को महंगाई का सामना करना होगा। इससे पहले भी भारत रूपी रूबल ट्रेडिंग कर चुका है, यानी डायरेक्ट रशिया के साथ ट्रेडिंग कर चुका है। तो क्या भारत को डिस्काउंट में तेल आयात करना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात रहती है। लेकिन अब आपको बताएं कि नरम रुख ज़ेलेंस्की क्यों अपना रहे हैं। पिछले 14 दिन में आप इस मैप में देखिए कि रूस कितना यूक्रेन के अंदर घुस चुका है। आप दक्षिणी यूक्रेन की बात करें, पूर्वी यूक्रेन की बात करें या इधर नॉर्थ यूक्रेन की बात करें, हर जगह से रूसी सेना धीरे धीरे कीव की ओर बढ़ रही है और कीव को घेर रही है। अब कीव से यहां एक नाइपर नदी निकलती है जो पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन को पूरी तरह से काट लेती है। अब पूर्वी यूक्रेन पर लगभग रूस कब्जा कर चुका है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की एक नरम रुख अपना रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना ने पिछले 14 दिन में ये रशिया है, आप समझिए, ये रशिया है। रशिया से रूस की सेना ने 3 जगह से यूक्रेन के अंदर घुसपैठ की, एक बेलारूस से, और ये यहां कीव की तरफ आ गए। ये पूरी जगह अब रूसी सेना के कब्जे में है। यहां पर सुमी है, यहां पर खार्किव है, ये भी अब रूसी सेना के कब्जे में है। अब आप लुहांस्क की बात करें तो इसको तो राष्ट्र घोषित कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या है कि लुहांस्क से लेकर डोनेट्स्क से लेकर मारियुपोल यहां है, और ये यहां क्रीमिया, इसको एक साथ अपने अधीन कर ले, ताकि सीधा ब्लैक सी तक वो सड़क अपना एक लैंड रूट तय कर ले और ब्लैक सी पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि नेटो देश वापस आएंगे और उनकी मदद करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। पलटवार, यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद करे, वहां किसी से नहीं डरता, मैं कीव में ही हूं, कहते हैं ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर पुतिन की अलग मांग, रूस की शर्तें। व्लादिमीर पुतिन का कहना कि यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद करे, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना कि मैं किसी से नहीं डरता। संविधान में बदलाव करें, नेटो में शामिल ना हो यूक्रेन, ये सबसे बड़ी मांग रही है व्लादिमीर पुतिन की। ये एक और अल्टीमेटम, हम तैयार नहीं, लेकिन ये कल की खबर है। आज ज़ेलेंस्की कहते हैं मैं नेटो की सदस्यता की मांग नहीं करूंगा, नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं ज़ेलेंस्की।
डोनेट्स्क लुहांस्क को आजाद देश माने, पुतिन मुझसे सीधे बातचीत करे, कहते हैं ज़ेलेंस्की। अब तक हर बार नेगोशिएशन के लिए रूसी डेलीगेशन पहले पहुंचा है और यूक्रेन की तरफ से डेलीगेशन बाद में पहुंचा है। यह पहली बार आज होगा जब मैं आपको बता रहा हूं यह अखाड़ा में कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि लुहांस्क डोनेट्स्क पर भी मैं बात करने को तैयार हूं, क्रिमिया पर बात करने को तैयार हूं और नेटो की सदस्यता पर मैं पूरी तरह आमादा नहीं हूं, उस पर भी नरम रुख अपना रहे हैं ज़ेलेंस्की। पुतिन मुझसे सीधे बातचीत कह रहे ज़ेलेंस्की, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का सीधा कहना है मेरी मांगे सीधी है, मुझे यूक्रेन से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा, यह सीधी बात। इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ी खबर। 1335 लोगों की मौत का दावा है, यूक्रेन के 38 बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। 1335 लोगों की मौत का दावा, यूक्रेन के 38 बच्चों की मौत का दावा। युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र का यह दावा है कि अब तक 1335 निर्दोष मासूम मारे जा चुके हैं। यूक्रेन में इस वक्त रूस पूरी तरह से हावी है, नेटो देश सीधा इसमें हस्तक्षेप करने से कतरा रहे हैं। फाइनेंशियल सैंक्शंस, आर्थिक रूप से सैंक्शंस की बात हो रही है। 5000 अलग अलग बैन रूस और व्लादिमीर पुतिन पर लग चुके हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का सीधा यही कहना है कि अगर आप इसके एक हद से आगे बढ़े, आपने ये सैंक्शंस वापस नहीं लिए, तो मैं पूरे यूरोप को, जो हमारे यहां से गैस की सप्लाई होती है, उसको मैं बंद कर दूंगा, पूरा यूरोप ठप हो जाएगा। यह पुतिन का कहना है। पुतिन ने अब यह भी कह दिया है कि अपने देश के अंदर से कोई भी फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन रोक दिया है क्योंकि सैंक्शंस बढ़ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर, खार्किव में एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई है, अब तक 170 लोगों की मौत हुई है। व्लादिमीर पुतिन का सीधा कहना है कि इसकी जिम्मेदारी सीधा ज़ेलेंस्की पर है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस वार क्राइम कर रहा है, इस तरह से बमबारी करने से, रिहायशी इलाकों में बमबारी करने से मासूमों की जानें जा रही हैं। रूस का कहना है कि हमने तो कॉरिडोर दिया, हमने तो सीजफायर दिया, हमने कहा कि सब निकल जाएं, जो नहीं निकले वो अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, ज़ेलेंस्की की जिम्मेदारी है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि आम नागरिक शहरों को छोड़कर ना जाए ताकि रूस बमबारी ना कर पाए। रूस चाहता है कि शहर के शहर खाली हो जाए ताकि उनका आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त हो और वो सीधा शहरों पर कब्जा कर ले और यूक्रेन के अंदर घुसते चले जाएं। दोनों तरफ से ये रणनीतियां हैं, अलग अलग माइंड गेम्स चल रहे हैं। ये खार्किव का नजारा, बहुत ही सुंदर शहर है, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है कीव के बाद, लेकिन हर जगह मलबा ही मलबा, तबाही ही तबाही। बहुत सुंदर मार्ग है, मार्केट्स हैं, रिहायशी इलाके हैं, सब जगह सिर्फ तबाही तबाही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ युद्ध में माइंड गेम खेल रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखाई दिया कि उनके पीछे मौजूद रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। यूक्रेन का एक जवान उन गाड़ियों की तरफ इशारा कर जोर से हंसता सुनाई पड़ा। साथ ही उन लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने रूस की सेना को वहां से खदेड़कर उस इलाके को कब्जे से छुड़ा दिया जहां से ये वीडियो जारी किया गया। वहां के कई मकान और इमारतें हमले की वजह से तबाह हो गई, जिसकी जानकारी भी यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में दी गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ युद्ध में माइंड गेम्स खेलने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर रूस इतना हावी हो चुका है कि क्या अब इन माइंड गेम्स का कोई फायदा होगा? ज़ेलेंस्की दुनिया के सामने पुतिन के तानाशाही एक्शन को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या है ज़ेलेंस्की का माइंड गेम, देखिए। यूक्रेन के जवान जंग में रूसी सेना से सीधे टक्कर ले रहे हैं, पूरी ताकत से रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फ्रंट फुट पर अपनी सेना को लीड कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं। We will continue fighting for our land, whatever the cost. लेकिन रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की सिर्फ सैन्य युद्ध ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि रूस को हराने के लिए ज़ेलेंस्की माइंड गेम खेल रहे हैं, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पुतिन की इमेज खराब हो रही है। अमेरिका समेत नेटो देश एकजुट हो रहे हैं। यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद मिल रही है। इससे भी बढ़कर ज़ेलेंस्की दुनिया भर में वॉर हीरो के रूप में उभर कर सामने आए हैं। We
і we не will програємо. not give up and Ми we will підемо до not кінця, lose. ми будемо We боротися на will морях, fight будемо till the битися в end. повітрі. We will continue Якою fighting не for була our ціна. land, whatever the Ми cost. будемо битися в лісах. जेलेंस्की के माइंड गेम का असर ये हुआ कि रूस को चौतरफा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और पुतिन की मंजिल यानी कीव अभी उनके कब्जे से दूर है। जेलेंस्की की कोशिश है कि रूस को साइड कॉर्नर करवाना ताकि किसी भी देश से उसके आर्थिक, सैन्य और मानवीय रिश्ते अच्छे ना हो पाए। नेटो देशों को एकजुट करना जिससे ये जंग सीधे रूस और नेटो देशों के बीच लड़ी जाए। रूस पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगवाना जिससे युद्ध के बाद रूस वर्ल्ड रेस में पिछड़ जाए। रूस को आतंकी देश घोषित करवाना, इससे यूक्रेन को दुनिया से सैन्य मदद मिलेगी। पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करवाना ताकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अन्य संस्थाओं से रूस पर मुआवजे का दबाव बन सके। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि नुकसान के बावजूद रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्ध जारी रखने के पक्ष में हैं। इसलिए कीव पर कब्जे से पहले जेलेंस्की रूस को वार्ता टेबल पर लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, रूस से जंग पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। 12,000 से अधिक सैनिक मार गिराने का दावा। रूस के 317 टैंक तबाह करने का दावा कर रहा है यूक्रेन। रूस से जंग पर यूक्रेन का यह बहुत बड़ा दावा है कि रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन में यूक्रेनी सेना के साथ साथ कुछ यूक्रेनी मिलिशिया यानी कि यूक्रेनी नेशनलिस्ट भी है जो कि छुपकर वार कर रहे हैं रूसी सेना पर और भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं रूसी सेना को। लेकिन क्या इससे व्लादिमीर पुतिन को फर्क पड़ता है? 2 लाख से ज्यादा सैनिक उतारे हैं, 12,000 को मार गिराने का दावा कर रहा है यूक्रेन, लेकिन रूस उसे नकार रहा है। रूस के 482 विमानों को ठेस किया, बर्बाद कर दिया है, तहस, और फिर उनके टैंकों को भी गिरा दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया, कहता है यूक्रेन। समय से 5,000 लोगों को निकाला गया, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे निकाले गए। 20 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। संयुक्त राष्ट्र का यह दावा है कि समय से 5,000 लोगों को सुमी से 5,000 लोगों को निकाला गया है। सुमी से 5,000 लोगों को निकाला गया है, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे निकाले गए। आपको याद होगा कल एक पूरा दिन 10 बजे यूक्रेन टाइम यानी 1:30 बजे भारत में, तब से लेकर आज सुबह तक सीज फायर की घोषणा की थी रूस ने और कहा था जितने लोग इन इलाकों से निकलना चाहते हैं वो निकल जाए। भारत ने भी सुमी से सभी भारतीयों को निकाल लिया, उनके साथ साथ कुछ नेपाली, बांग्लादेशी, टूनिशियन और पाकिस्तानियों को भी वहां से पोल्टावा निकाला। कीव में हवाई हमले का अलर्ट, अब जतोमर में भी हवाई हमले का अलर्ट है, विनितिसिया में भी हवाई हमले का अलर्ट। हर जगह अब व्लादिमीर पुतिन की फौज, रूसी सेना और एग्रेसिव हो गई है। लोगों को बंकर में जाने को कहा गया है। हवाई सायरन कंटिन्यूअस बजते जा रहे हैं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। इतने दिन वो रुके हैं। कल भारतीय एम्बेसी ने भी साफ ये कर दिया था कि इसके बाद सीज फायर या ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। जितने लोग जहां से भी हैं इन शहरों से निकल सकते हैं तो निकलिए, पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाइए और रोमानिया, पोलैंड, हंगरी इन बॉर्डर्स पर जाकर वहां से बाहर निकल जाइए, यूक्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से सेना का आक्रमण और तेज हो गया है, बमबारी तेज हो गई है, हवाई हमले तेज हो गए हैं और ग्राउंड में उनके सैनिक भी चप्पा चप्पा हर शहर के उस पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। लगातार 14 दिनों से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। रूसी सेना ने यूक्रेन में कई जगहों पर भारी बमबारी की है जिससे वहां के कई शहरों में काफी नुकसान हुआ। ताजा तस्वीरें यूक्रेन से के सुमी से आई हैं जिसमें वहां के घर पूरी तरह बर्बाद नजर आ रहे हैं। घरों के टूटने की वजह से वहां मलबे का ढेर लग गया है। ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है, दिल दहलाने वाली है, लेकिन रूसी सेना ने साफ कर दिया था कि अब हम नहीं रुकेंगे। ये बर्बादी का मंजर ऐसा है कि इसे अब इन शहरों को पुनः बसाने में, इन इमारतों को पुनः खड़ा करने में
हजारों अरबों डॉलर तो लगेंगे ही, लेकिन कई ज्यादा साल भी लगेंगे। कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे पूरी तरह से यूक्रेन के इन शहरों को वापस बसाने में, कहा जा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेन से 11 बच्चों को उनके माता पिता के साथ सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। उनको एक स्पेशल फ्लाइट से इजराइल लेकर जाया गया। दरअसल ये बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, इसलिए उनको इलाज के लिए वहां के एक अस्पताल में लेकर जाया गया ताकि उनका ठीक से इलाज हो सके। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इजराइल के प्रधानमंत्री, इन लोगों ने मिलकर के ये कोशिश की है और व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की, दोनों से बात कर ये कहा कि जो आम नागरिक है, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, जो इस युद्ध में शरीक नहीं है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, उनको चिकित्सा मिलनी चाहिए, उनको बाहर निकलने का अवसर मिलना चाहिए। यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी हैं। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया, तो वहीं कीव के पास रूसी सैनिक डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच शांति बनाने के लिए बातचीत का दौर भी जारी है। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 3 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन तीनों बार यह वार्ता बेनतीजा साबित हुई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटेन के सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उनको धन्यवाद दिया कि ब्रिटेन ने पुरजोर मदद भी की है और सपोर्ट भी दिखाया है यूक्रेन के लिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन इस महायुद्ध से भारत के लिए क्या सबक है? रूस यूक्रेन युद्ध से भारत के लिए क्या सबक है? क्या स्वदेशी हथियारों से भारतीय सेना भविष्य का युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। रूस के बढ़ते दबाव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नरम रुख अपना लिया है। वो रूस के डिमांड के आगे झुकते हुए दिख रहे हैं। एक अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि वो डोनेट्स्क, लुहांस्क प्रांत पर चर्चा के लिए तैयार है। वो नेटो सदस्यता से किनारा करने के लिए भी तैयार है। जेलेंस्की का ये बयान युद्ध में कमजोर होते यूक्रेन की सेना को दिखाता है। यूक्रेन के बड़े शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। करीब 20 लाख यूक्रेन के लोग पड़ोसी देश में शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सवाल अब उठ रहे हैं कि जेलेंस्की तो नरम पड़ गए, क्या रुकेगी जंग? अब आपको बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन के सामने क्या शर्तें रखी थी और अब यूक्रेन इसका क्या जवाब दे रहा है। युद्ध रोकने के लिए नेटो से दूर रहो, कहा व्लादिमीर पुतिन ने। सबसे पहली शर्त, सदस्यता पर अब जोर नहीं, कहते हैं जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ताजा बयान में इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो सदस्यता पर अब जोर नहीं देंगे, बात करने को तैयार है। लुहांस्क और डोनेट्स्क स्वतंत्र राज्य घोषित हो, इस पर भी उन्होंने कहा कि वो बात करने को तैयार है। रूस की दूसरी शर्त यह थी कि यूक्रेन, लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाए। तीसरी शर्त, तुर्की में बातचीत होगी। उन्होंने कहा इस पर भी हम सहमत हैं, इस पर भी हम सहमत हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है, ये कहते हैं जेलेंस्की। बात होगी तो सीज फायर होगा, कहते हैं व्लादिमीर पुतिन कि तुर्की में बात होगी, बात करोगे तो सीज फायर होगा, तब जंग रुकने के आसार होंगे, नहीं तो युद्ध विराम की कोई गुंजाइश नहीं, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। तो अब जेलेंस्की का ये नरम रुख यूक्रेन की नरमी की वजह रूस का बढ़ता दबाव बताया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि युद्ध के 14वें दिन कि युद्ध के 14वें दिन रूसी सेना यूक्रेन में कहां तक पहुंच चुकी है। देखिए इसे, पहले दिन के बाद से ये पूरा यूक्रेन का नक्शा है, ये सब यूक्रेन ही है। लेकिन अब जहां जहां आपको लाल दिख रहा है, रूस उतना अंदर यूक्रेन के घुस चुका है। क्या अब इस जगह को छोड़ेगा? क्या अब इस जगह को छोड़ेगा रूस? सबसे बड़ी बात ये देखिए,
ये मारियुपोल से घुसा, मारियुपोल, खार्किव। ये रूस के लिए बहुत क्रिटिकल है क्योंकि रूस से सीधा यहां क्रिमिया तक और ब्लैक सी तक लैंड से सीधा रास्ता, मार्ग प्रशस्त होना। लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद, मारियुपोल पर कब्जा करने के बाद रूस से सीधा सड़क से रास्ता कटेगा और यह सीधा ब्लैक सी तक पहुंचेगा और क्रिमिया तक व्लादिमीर पुतिन का एक्सेस हो जाएगा। यह एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है व्लादिमीर पुतिन के लिए। अगर वो अगर रूस पूरे यूरोप में कब्जा बनाकर रखना चाहता है और अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। दूसरी बात आप देखिए कि कैसा ओडेसा से भी इन्होंने यहां पर भी प्रेशर बनाया, बेलारूस से यहां घुसे और सीधा कीव पर, चरनीव के साथ साथ कीव पर भी घेरेबंदी की, सुमी से अंदर घुसे और धीरे धीरे कीव की घेराबंदी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात कि कीव से एक नदी निकलती है, नाइपर नदी, जो पूरी तरह से पश्चिमी और पूर्वी यूक्रेन को अलग करती है। पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से काबिज होना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रेशर बनाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की पर कि वो नेटो की सदस्यता से इनकार कर दे। ये एक संशोधन करे अपने संविधान में कि वो कभी भी यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा, न्यूट्रल ही रहेगा। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो, इस वक्त एक और खबर आ रही है, एक वीडियो जारी किया है। रूसी सेना के जलते हुए एक टैंक और ट्रक दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का ये वीडियो ये वीडियो जारी किया है। इसे भी आप माइंड गेम्स और साइऑप्स कह सकते हैं क्योंकि रूस को एक दो ट्रक, एक दो टैंक, ये पूरी तरह से कोलैटरल डैमेज मानकर चल रहे हैं पुतिन, क्योंकि युद्ध में एग्रेसिव वो हुए हैं, जंग उन्होंने छेड़ी है तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतने को तैयार है। लेकिन आप इस नक्शे को देखिए, जो नक्शा हमने दिखाया उसमें कौन किस पर हावी है। रूस 14 दिन में पूरी तरह यूक्रेन के अंदर घुस चुका है। इसीलिए ज़ेलेंस्की का यह नर्म बर्ताव है। जितने भी वो क्लेम कर ले, जितने भी ऐसी तस्वीरें लॉन्च कर ले, लेकिन पुतिन इससे पीछे नहीं हटते हुए दिख रहे। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस के टैंक को हमने तबाह किया। ये अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां के रक्षा मंत्री ये दावा कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं कि हमने रूस को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस पिछले 14 दिन के आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया और सैटेलाइट इमेजेस देख लें, तो रूस पूरी तरह यूक्रेन पर हावी हुआ है। अब ये विजुअल्स है ताजा फायरिंग के, एक्सप्लोजन के, जो वीडियो जारी किया गया है। ये ड्रोन के जरिए, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन के जरिए ये ड्रोन का कैमरा इस विजुअल को कैप्चर कर रहा है और ड्रोन से लेकर ये टारगेटेड स्ट्राइक, नीचे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है और उस पर सीधा पिन पॉइंट टारगेटेड स्ट्राइक, और वो भी ड्रोन के जरिए किया गया है। ये ताजा तस्वीरें आई है। युद्ध बमबारी घमासान चल रहा है, आम लोगों को नुकसान हो रहा है, शहर के शहर मलबे के ढेर में बदल दिए जा रहे हैं। और वही ज़ेलेंस्की का सबसे पहली बार 14 दिन में नरम रुख भी सामने दिख रहा है। क्या कहीं हम युद्ध विराम को सामने देख रहे हैं? क्या व्लादिमीर पुतिन अब भी इसी तरह एग्रेसिव रहेंगे या थोड़ा पीछे हटेंगे? क्या ज़ेलेंस्की ये मान चुके हैं कि पुतिन की बात मानने के अलावा उनके पास अब कोई आसार नहीं? लेकिन जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां सिर्फ विमानों से ही नहीं, ड्रोन से भी स्ट्राइक हो रहे हैं। नीचे देखिए, आपके पास वहां टारगेट दिख रहा है साफ, और जैसे ही एक्सप्लोजन होता है पूरी तरह से टारगेट ध्वस्त। ड्रोन से टैंक पर हमला है, रूस की टैंक को तबाह किया गया। रूस का एक टैंक वहां दिखता हुआ, चलता हुआ, और वो टैंक मोबाइल है, लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन के सहारे इसको अटैक किया है। अभी हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि पोलैंड की तरफ वो बढ़ा रहे हैं, कुछ प्रेडेटर ड्रोन्स को भी दे रहे हैं, कुछ मिसाइल सिस्टम्स भी दे रहे हैं, और पोलैंड से बातचीत कर रहे हैं कि पोलैंड अगर चाहे तो यूक्रेन की सैन्य मदद करे। लेकिन अब करते हैं भारत की बात। जंग तो छिड़ गई, लेकिन भारत क्या करेगा और इससे भारत के लिए क्या सबक है, क्या सीख है? आपको बताते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के लिए क्या सबक है। स्वदेशी हथियार से युद्ध के लिए भारत कितना तैयार है, इसके बारे में खुद सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है, एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सेना अध्यक्ष का कहना है कि भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें स्वदेशी हथियारों के साथ आगे की जंगें लड़नी होंगी।
भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। किसी और पर निर्भर रहे तो हम फंस जाएंगे। आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। साथ ही हमें रक्षा क्षेत्र में और तेजी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। भविष्य के युद्ध अपने ही हथियार प्रणालियों से लड़े जाने चाहिए। हमारे खुद के वेपन सिस्टम्स होने चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जल्द ही जल्द कदम उठाने की जरूरत है। भविष्य के युद्ध अपने ही हथियार प्रणालियों से लड़ने पड़ेंगे हमें। तो क्या है हमारे पास हमारे खुद के हथियार? क्या स्वदेशी हमारे हथियार की ताकत क्या है? अब आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से हथियार हैं जिसमें भारत ने अपने देश में बनाया है। अग्नि, पृथ्वी, नाग, ये मिसाइल्स हमने बनाए हैं जो हमारी मदद करेगा। और अग्नि 2 की फायरिंग और अग्नि प्राइम की फायरिंग से पाकिस्तान भी बौखला गया था। आकाश, निर्भय, शौर्य, ये मिसाइल्स भी हमारे पास तैयार हैं। और तोपे, धनुष, K90 वज्र, ये भी हमने खुद बनाना शुरू कर दी है। रॉकेट लॉन्चर्स, पिनाकी और टैंक अर्जुन, ये भी भारत में अब बन रहे हैं। परमाणु पनडुब्बी, अरिहंत और अरिघाट, इसमें भी रूसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हमने ये बनाए हैं। विक्रांत और विराट, ये विमान वाहक पोत है जो हमारे पास है। लेकिन क्या 2 विमान वाहक पोत काफी है या हमें और खुद के बनाने होंगे? खुद की बंदूकें बनानी होंगी, खुद की तोपें बनानी होंगी, खुद के और टैंकों का निर्माण करना होगा और वायु विमान। पूर्वी यूक्रेन में रूस का भीषण हमला, ये एक और खबर है। भारी गोलाबारी में 10 लोगों की मृत्यु हुई है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का 14वां दिन और रूस का आक्रमण कंटिन्यूज। रूस अभी भी पूरी तरह से एग्रेसिव रुख अपनाए हुए है। भारी गोलाबारी में 10 लोगों की मौत हुई है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का यह 14वां दिन है। पूर्वी यूक्रेन में रूस का भीषण हमला है। व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से पूर्वी यूक्रेन पर काबिज होना चाहते हैं और जल्द से जल्द। भारी गोलाबारी में 10 लोगों की मृत्यु हुई है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का यह 14वां दिन है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्वी यूक्रेन में, जहां रूस का बहुत भारी हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत हुई है। यूक्रेन के हमले से रूसी अधिकारी की मौत हुई है। यूक्रेन के अधिकारी की मौत का दावा है यूक्रेनी सेना और यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक और वरिष्ठ रूसी अफसर को मार दिया है। यूक्रेन का कहना कि अधिकारी की मौत हुई है, रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत हुई है। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उन्होंने रशिया के एक मेजर जनरल को भी मार दिया है। यूक्रेन के अधिकारी का यह दावा है कि रूस के लेफ्टिनेंट जनरल को मार दिया है। यूक्रेन के हमले से रूसी लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत हुई है। इसी ड्रोन हमले का हवाला दिया जा रहा है कि इस टैंक में यूक्रेन का एक वरिष्ठ जनरल था, लेफ्टिनेंट कर्नल था, वरिष्ठ अधिकारी था, लेफ्टिनेंट कर्नल था, जिसकी मौत हुई है। इस ड्रोन स्ट्राइक के वीडियो के बाद यह दावा किया जा रहा है। लेकिन कई विशेषज्ञ इसे साइऑप्स मानते हैं, माइंड गेम्स का हिस्सा मानते हैं। रूस ये मान के चल रहा है कि उसे भी नुकसान भुगतना होगा, क्योंकि यहां पर आक्रांता वही है, आक्रमण करने वाला देश रूस है। व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना इसे कोलैटरल डैमेज या इसे डैमेज मानकर चलेंगे। हाँ, अपनी तरफ से जितना लिमिटेड डैमेज हो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये जानते हैं कि उन्हें नुकसान होगा। लेकिन क्या इस वक्त रूस का नुकसान ज्यादा है या यूक्रेन का नुकसान ज्यादा है? और इस जंग की वजह से भारत और अन्य देशों को, दुनिया को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा आर्थिक रूप से? इन सैंक्शंस की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी तो तकलीफ किसे होगी? ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा कर रहा है यूक्रेन। काउंटर अटैक पर अब धीरे धीरे और एग्रेसिव होता हुआ दिख रहा है यूक्रेन। मलबे में तब्दील दिखा है हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें भी न्यूज 18 इंडिया के में आप देख रहे हैं। ये पूरी तरह ध्वस्त हुआ हेलीकॉप्टर रूसी हेलीकॉप्टर है। यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने इसे मार गिराया है। देखिए, रशियन एयरफोर्स के RF-13017 नंबर लिखा गया है इस हेलीकॉप्टर पे।
मलबे में तब्दील दिखा है ये पूरा हेलीकॉप्टर। यूक्रेन की सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखाई दिया कि उनके पीछे मौजूद रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। यूक्रेन का एक जवान उन गाड़ियों की तरफ इशारा कर जोर से हंसता सुनाई पड़ा। साथ ही उन लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने रूस की सेना को वहां से खदेड़कर उस इलाके को कब्जे से छुड़ा दिया जहां से ये वीडियो जारी किया गया। वहां के कई मकान और इमारतें हमले की वजह से तबाह हो गई, जिसकी जानकारी भी यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में दी गई। अब यूक्रेन के कई शहरों में गोलाबारी, खार्किव, चर्नीव में भारी गोलाबारी चल रही है। रूस का हमला और ज्यादा तीव्र हो गया है। यूक्रेन के कई शहरों में गोलाबारी हो रही है, खासकर पूर्वी यूक्रेन में खार्किव, चर्नीव में भारी गोलाबारी हो रही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि चर्नीव, खार्किव, मारियुपोल जैसे शहरों पर वो पूरी तरह से काबिज हो जाए। और कीव की घेरेबंदी तो चल ही रही है, इसीलिए ज़ेलेंस्की अब दबाव में दिख रहे हैं। उनका रवैया थोड़ा नरम लग रहा है। तबाही, महातबाही की तस्वीरें। ये एक और शहर है जहां पर हवाई हमले हो रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में एक और शहर जहां रूसी हमले से यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। जंग के बीच रूस का बड़ा दावा आया है। जंग के बीच यूक्रेन के 2581 सैन्य मार गिराए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को नुकसान भारी हुआ है। जंग के बीच रूस का यह बहुत बड़ा दावा है कि हमने यूक्रेन को, यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। शहर के शहर अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। जहां एक तरफ यूक्रेन कह रहा है कि हम रूस का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, रूस को क्षति पहुंचा रहे हैं, वहीं रूस का कहना है कि यूक्रेनी सेना धीरे धीरे घुटने टेकते हुए दिख रही है। ज़ेलेंस्की का नरम रवैया इस बात का संदेश है कि वो भी प्रेशर को फील कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और खबर। खार्किव में एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई है। खार्किव में अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस दिन ब दिन यह दावा कर रहा है कि वहां मासूमों की जानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। खार्किव शहर में ही, खार्किव जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में ही 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कौन है ये लोग जो अभी तक इन शहरों में बसे हैं, यहां से पलायन नहीं कर पाए हैं या निकले नहीं हैं? क्या ये लोग भी सेना के साथ मिलकर रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं? अब पेंटागन के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका पोलैंड में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक बार फिर तैनात कर रहा है। इससे अंदेशा हो गया है कि वह यूक्रेन के परोक्ष तौर पर सैन्य मदद कर सकता है, जबकि रूस ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट पर हमला, मिसाइल एयरक्राफ्ट पर हमला, मोबाइल सिस्टम है, एक जगह से कंट्रोल होता है। 600 किलोमीटर से ही दुश्मन की पहचान कर सकता है, 100 किलोमीटर से पहले दुश्मन की पहचान भी कर सकता है। और तैनाती में 5 से 10 मिनट का समय लगता है और तैनाती 25 मिनट के समय में लॉन्चिंग स्पीड लॉन्च कर सकता है। और ये लॉन्चिंग स्पीड 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है इसकी लॉन्चिंग स्पीड। यही S-400 मिसाइल सिस्टम रूस की तरफ से भारत ने भी खरीदा है अपना बचाव करने के लिए चीनी आक्रमण से। लेकिन अब अमेरिका भी अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम पोलैंड पर लगा रहा है ताकि वो यूक्रेन का परोक्ष रूप से मदद कर सके। अब रूस यूक्रेन युद्ध से एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है। 1335 लोगों की मौत का दावा कर रहा है संयुक्त राष्ट्र। यूक्रेन के 38 बच्चों की मौत का दावा भी कर रहा है संयुक्त राष्ट्र। युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र का यह बहुत बड़ा दावा है कि निर्दोष मासूम मर रहे हैं इस बमबारी में। और ये बड़ा दावा किया गया है